गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेफ्टी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर रिलीज़ किया है अल्टरनेटिव फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, जिससे कि सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स सिक्योर की जा सकती है या प्रायोरिटाइज़ की जा सकती है। तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता क्या डिजिटल पेमेंट्स में? तो बेसिकली जब भी आप कोई पेमेंट करते हो डिजिटल, तो आपको कभी ओटीपी आता है, कभी आप किसी और फॉर्म में पिन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हो। तो आप क्या करते हो उसमें कि आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हो कि हाँ, ये मैं ही ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ताकि सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जा सके। तो ये प्रोसेस जो है इंश्योर करता है कि पर्सन जो इनिशिएट कर रहा है पेमेंट, वो खुद ऑथराइज्ड है उस पेमेंट को जो है वो इनिशिएट करने के लिए। तो कई तरह की जो है वो हो सकती है ऑथेंटिकेशन मेथड। जैसे पासवर्ड बेस्ड हो सकता है, आपको पासवर्ड मांगा जाए, आपका पिन मांगा जाए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी आजकल आ गई है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे आधार बेस्ड पेमेंट्स में होता है। फिर टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी होती है, जिसमें आपको पासवर्ड देने के बाद अपने मोबाइल डिवाइस को भी जो है वो रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है। फिर ओटीपी तो बहुत कॉमन है। ऐसे ही टोकन बेस्ड होती हैं, जैसे कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि जिसमें आप जो है टोकन जनरेट करके अपनी ऑथेंटिकेशन करते हो। फिर कई बार स्मार्ट कार्ड का यूज़ करते हुए होता है, कई बार क्यूआर कोड के स्कैन करने से होता है। तो कई फॉर्म्स ऑफ ये ऑथेंटिकेशन होती हैं। अब ये ऑल्टरनेटिव फैक्टर ऑथेंटिकेशन फिर क्या है? ये थोड़ा एडवांस्ड है इस मामले में। ठीक है, ये थोड़ी अनकन्वेंशनल या एडिशनल मेथड्स हैं बियॉन्ड जो आपके ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स हैं। तो ये खासकर जो है आपके जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होंगी, समझ लो 5,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस होंगी, उस पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसमें होगा क्या कि यूज़र का जो बिहेवियर है उसके पैटर्न्स को ये ऑब्जर्व करेगा कि कैसे उसकी टाइपिंग स्पीड है, उसकी माउस की मूवमेंट्स या नेविगेशन हैबिट्स कैसी हैं, ताकि ये पता लग सके कि कहीं कोई रोबोटिक ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही है। फिर रिस्क लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन की अमाउंट कैसी है, लोकेशन कैसी है, कहाँ से हो रही है ट्रांजैक्शन, यूज़र बिहेवियर। फिर यूज़र की जो ट्रांजैक्शन की जो हिस्ट्री है, मतलब वो किस टाइम पर दिन में कौन से टाइम पर ज़्यादातर ट्रांजैक्शन करता है, कौन किस पर्टिकुलर चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करता है, उसकी प्रीवियस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है। तो कंटेक्स्ट एक मिल जाएगा कि हाँ, ये ओरिजिनल पर्सन ही जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है। फिर कई बार क्या होता है कि वॉइस पैटर्न्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कि यूज़र के जो यूनिक वॉइस पैटर्न्स हैं उनको भी ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर यूज़र की जियोग्राफिक लोकेशन, वो उस किस समय किस जगह से ट्रांजैक्शन कर रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो नॉर्थ इंडिया में, और उसके कुछ ही देर बाद आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो साउथ इंडिया में। तो इसका मतलब उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ हैकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी चीज़ आइडेंटिफाई करना कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन में जाने का टाइम कितना होता है और उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना, उसके बेसिस पर ऑथेंटिकेट करना ट्रांजैक्शन को। तो इससे होगा क्या बेनिफिट्स? एनहेंस सिक्योरिटी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, यूज़र्स के पास और ऑप्शंस रहेंगे ऑथेंटिकेट करने के। फ्रॉड डिटेक्शन होने में सबसे ये हेल्पफुल रहेगा। तो आरबीआई ने कहा है कि कई पैरामीटर्स पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल कैसा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है। जैसे कहा जा रहा है कि शायद ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ अगर 5,000 से ऊपर होंगी, उनको ही जो है ये जो एडिशनल या फिर अल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं इसके थ्रू जो है वो ऑथेंटिकेट करने को कहा जाएगा। या फिर जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स अबव 1 लाख है, या 15,000 रुपये की पेमेंट से ऊपर हैं, उनको जो है वो कुछ एग्जामेशंस दी जा सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वायनाड में आपको पता है लैंडस्लाइड डिजास्टर हुआ है। तो इसरो ने 2023 में ही बता दिया था कि जो वायनाड है वो हाईली ससेप्टेबल है लैंडस्लाइड्स को। तो इसरो ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के थ्रू लैंडस्लाइड्स एटलस ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज़ किया था, जिसमें वायनाड का रैंक 13th है अमंग 147 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 17 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। तो लैंडस्लाइड एटलस है क्या? इसको नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने रिलीज़ किया था इसरो के, जिसमें 147 डिस्ट्रिक्ट्स को 17 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में कवर किया गया। जियो स्पेशल लैंडस्लाइड इन्वेंट्री डेटाबेस इसमें इंक्लूड किया गया। लगभग 80,000 लैंडस्लाइड्स को हिस्ट्री में मैप किया गया 1998 से लेकर 2022 के बीच में, और इनको कैटेगराइज किया गया सीजनल, इवेंट बेस्ड और राउट वाइज इन्वेंट्रीज। हाई टू वेरी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया गया है इसमें।
डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया गया है कि उनका एक्सपोजर कितना है लैंडस्लाइड्स को। अब इसकी फाइंडिंग्स में देखा गया कि मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा ये लैंडस्लाइड्स हुए हैं। उत्तराखंड का जो जोशीमठ इवेंट है वहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है। फिर जो है सबसे सेकंड नंबर पर जो है हाइलाइट्स जो अगर हम देखें लैंडस्लाइड्स की, वो हमें उत्तराखंड में ही देखने को मिल रही हैं। केरला में भी मैसिव लैंडस्लाइड्स जो है वो जो है कंट्री में देखने को मिल रही हैं, जब से 2018 में वर्स्ट फ्लड्स जो हैं वो कंट्री की आज तक की केरला में आई हैं। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है पूरे कंट्री में, और वो टॉप पर है जो है लैंडस्लाइड्स के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है एयरक्राफ्ट एक्ट 1943 आई एम सॉरी 1934 को रिप्लेस कर 1943 को रिप्लेस करने वाला है, और उसके जगह पर भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 को जो है वो लाने वाला है। तो क्यों ज़रूरत पड़ी? इस एक्ट को कई बार जो है वो अमेंड तो किया गया, लेकिन अभी भी एम्बिग्यूटीज़ और कन्फ्यूजन्स इसमें अभी भी बाकी थी, तो इसलिए जो है इस एक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है। अब इस बिल के अंदर जो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट या लाइसेंसिंग टेस्टिंग प्रोसेस होता है जो पायलट्स के लिए, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से पहले मिलता था, लेकिन उसको अब डीजीसीए को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब एक तरह से अब जो पायलट्स को एक ही अथॉरिटी से सारा जो है वो डीलिंग रहेगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो कन्वेंशन जो होते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन के, वो इम्प्लीमेंट कर सकें, उसके लिए रूल्स बना सकें। फिर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज भी जो है वो प्रोवाइड करेगा ये बिल। अपील्स भी प्रोवाइड करवाएगा, कोई भी अगर मैटर्स अगर अगर कंपनसेशन के हैं, लाइसेंस के हैं, सर्टिफिकेट के हैं, तो उससे अगेंस्ट आप अगर अपील करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स, पेनल्टीज़ जो हैं किसी भी तरह के प्रोविज़न ऑफ द एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन में, उसको भी ये प्रोवाइड करता है। तो मेजर एडिशंस क्या हैं इस बिल में? तो इस बिल में गवर्नमेंट ने चेंज की है डेफिनेशन कि एक एयरक्राफ्ट क्या होता है, ठीक है। तो बिल में एम्पावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बना सकती हैं कोई भी रेगुलेट करने के लिए, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट या फिर सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को सिक्योर करने के लिए। न्यू बिल में ज़्यादा पावर्स दी गई हैं डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को। सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर जो है वो सस्पेंड, कैंसिल या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कोई भी लाइसेंस या सर्टिफिकेशन जो इस एक्ट के अंदर ग्रांट किया जाता है। सेकंड अपील जो है वो फाइल की जा सकती है अगर कोई भी ऑर्डर पास किया गया है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो है उन्होंने राज्यसभा को बताया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अगेंस्ट एनपीपीए ने कई नोटिस भेजे हैं, और गवर्नमेंट उसी की वजह से 73 करोड़ रुपए जो है वो रिकवर कर पाई है, 73 करोड़ रुपीज़ रिकवर कर पाई है अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो एनपीपीए है क्या? 1997 में इसको बनाया गया था ताकि फिक्स और रिवाइज किए जा सकें प्राइजेज ऑफ कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस, ताकि उनको उनके प्राइजेस को इन्फोर्स किया जा सके। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन जो है कंट्री में ड्रग्स प्राइजेस एंड कंट्रोल ऑर्डर 1995 के अंडर जो है वो रेगुलेट की जा सके। तो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स, और ये इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करता है प्रोविजन ऑफ ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, और ये डील करता है ऑल लीगल मैटर्स जो कि डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी से को डील करते हैं या राइज करते हैं। ये भी मॉनिटर करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स भी रहें मार्केट में, ठीक है। और डेटा भी ये कलेक्ट या मेंटेन करता है प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर। और ये एक अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का। याद रखो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, और 100 करोड़ जो है वो स्टाइपेंड्स जो हैं वो अप्रेंटिसेस को डीबीटी मोड के थ्रू जो है वो डिसबर्स किए हैं। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है क्या? वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्किल करने के लिए इंडियन यूथ को ट्रेड डिसिप्लिन्स में। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है वो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंदर जो है वो बनाई गई है। ग्रेजुएट, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर्स, इनको हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है 6 मंथ से 1 ईयर की। स्टाइपेंड अमाउंट भी पे की जाती है, ठीक है।
और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एट द एंड इशू किया जाता है। कोई गारंटी नहीं होती कि इसके बाद एम्प्लॉयमेंट मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की जो ये पोर्टल है, ये इंडस्ट्रीज़ को अलाउ करेगी कि वो मैनेज कर सकें वैकेंसीज और कॉन्ट्रैक्ट्स को। ये प्रोवाइड करेगी यंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को विद एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मैनेज करेगी एंटायर अप्रेंटिसशिप लाइफ साइकिल को। इसको डेवलप किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा AICTE के साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पार्किंसंस डिसीज़। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने रिसेंटली कहा है कि एक हायर देन एक्सपेक्टेड प्रेवलेंस ऑफ जीन म्यूटेशन जो है पार्किंसंस डिसीज़ के पेशेंट्स में जो है वो इंडिकेट करता है कि जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो उनको ऑफर की जाए, ठीक है। तो पार्किंसंस डिसीज़ क्या है? ये अफेक्ट करती है आपके नर्वस सिस्टम को, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कंट्रोल किए जाते हैं नर्व्स द्वारा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की के पास लिमिटेड या नो कंट्रोल रह जाता है अपनी मूवमेंट्स के ऊपर और बॉडी बैलेंस के ऊपर। रिस्क ऑफ डेवलपिंग पार्किंसंस डिसीज़ जो है वो नेचुरली इंक्रीज़ होता है विद एज। मैनी स्टडीज़ जो है वो सजेस्ट कर रही हैं कि मेन जो है वो मोर लाइकली रहते हैं पार्किंसंस डिसीज़ को दैन विमेन। और ये कॉज होता है डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स द्वारा इन पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको हम सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं, जो कि बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये नर्व सेल्स जो है वो इस डिसीज़ में या तो मर जाते हैं या फिर इम्पेयर्ड होने लगते हैं। पार्किंसंस डिसीज़ जो है उसके सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं सभी के लिए। अब पार्किंसंस के सिम्टम जो है वो इंक्लूड होते हैं जैसे ट्रेमर्स होना, फिर कई बार क्या होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, चूइंग, स्पीकिंग, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, इमोशनल चेंजेस, स्लीप डिसरप्शन। कभी तक कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट या रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो है वो ये नहीं बता सकता कि पार्किंसंस डिसीज़ किसी पर्सन को है। इसका अभी कोई क्योर भी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट्स जो है वो हेल्प कर सकती हैं सिग्निफिकेंटली आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करने को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज तारंग शक्ति। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज तारंग शक्ति 2 फेजेस में जो है वो होस्ट करने वाला है, एक तमिलनाडु में, एक राजस्थान में। तो ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो इंडिया में कंडक्ट की जाती है। इसमें इन्विटेशंस भेजा गया था 51 कंट्रीज़ को, जिसमें से 30 कंट्रीज़ ने कंफर्म किया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशंस जो है हमारे फ्रेंड्स के साथ मजबूत होंगे। फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को, जो इंडियन एयरफोर्स की फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हम रेगुलरली इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो फेज़ 1 में जो है तमिलनाडु में जो होनी एक्सरसाइज, उसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, UK जैसी और कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। फ़ेज़ 2 में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, UAE, USA जैसी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि जोधपुर में होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं LCA तेजस। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो सिग्निफिकेंट डिलेज फेस कर रही है LCA तेजस जो डिलीवर होना है HAL से उनको। तो LCA तेजस है क्या? एक 4.5 जनरेशन सिंगल सीट सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको DRDO की ADA लैब ने बनाया है और HAL इसकी जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये सर्विस में आया इंडियन एयरफोर्स के जुलाई 2016 में, और 3 प्रोडक्शन मॉडल्स हैं इसके, तेजस मार्क 1A और इसका ट्रेनर वेरिएंट। ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट है अपने जितने भी कंटेम्प्रेरी सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें, और ये एक सिंगल अप रेटेड जनरल इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा पावर्ड होता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is safety of digital payments. This topic is important for your economy section. So RBI has recently released a draft circular proposing an alternative factor authentication for all transactions so as to prioritize security of digital payments. So what is authentication process in digital payments? So this is the process of verifying the identity of a user or the validity of a transaction to ensure uh, that that to ensure security and prevent fraud. This process is done so as to ensure that the person who is initiating this particular payment is actually authorized to do so, and the transaction is legitimate. So we all do digital transactions. We all know that there are certain kinds of authentication methods like the password based authentication, in which you have a unique password to confirm your identity. Then there is pin based authentication, in which pin is entered by you. Then there is biometric authentication, in which you can offer your biometric data like fingerprints, facial recognition, or iris scans. Okay, so
There are like we are witnessing that in Aadhaar based payment systems. So there is also two factor authentication. Okay, so something that the user knows, like the password is combined with authentication of your mobile device. Okay, so this is in which two factors are used to authenticate a transaction. Then the most common one that we all use is OTP based. Then there can be hardware or softwares which are used to authenticate a transaction. So like Google Authenticator is such a tool. Okay, then there are smart cards which can contain embedded integrated circuits to authenticate the user. Then there can be QR based authentication also. Okay, so but what is then the alternative factor authentication in digital transactions? These will be the unconventional or additional methods beyond the traditional authentication factors. They will incorporate multiple layers of verification, and this will analyze patterns in user behavior like your typing speed, mouse movements, and navigation habits. So this would basically be watching that if a robot is initiating this transaction, or a real person is making that. So there could be all other levels of assessment of risk level of a transaction. If the transaction amount is very huge and the location of the person is unusual, then of course it can be declined. Then the history of the person's digital transactions. If for example that you purchase clothing brands, particular clothing brands, or you spend more on clothing, and then suddenly you are spending it on a very different thing, then of course that can be flagged as a dubious transaction. Then there can be voice recognition. Users' unique voice patterns can be used for authentication. Of course, users' geographic location can also be a factor. For example, that from Delhi to Mumbai it takes about 2 hours minimum for a flight to reach. Then if a person is initiating a transaction at 1 a.m. From Delhi and at 1:10 a.m. from Mumbai, that means that something is different, because it cannot be possible. It is not possible that within 10 minutes a person may have reached from Delhi to Mumbai. Okay, so the benefits of this alternative factor authentication is that we will be given enhanced security. The flexibility will also be provided to us to authenticate our transactions, and it will help us to detect the frauds also. Okay, so RBI has proposed through this draft circular that this alternative factor authentication for all digital transactions should be there, and authentication factor will depend on various parameters like the customer's risk profile and the transaction value. The compulsory customer consent for introducing a new authentication factor would also be required, but of course not all transactions would be covered, because then it would become very costly. And that's why exemptions will be given for contactless card transactions below to 5,000 rupees, certain insurance premiums, credit card payments, and other categories of payments up to 15,000 rupees. Okay, so the next topic is landslide atlas of India. This topic is important for your environment and your disaster management topic. So Wayanad, which is reeling under the deadly landslide disaster, has been time and again confirmed as highly susceptible to landslides, as recently as in the ISRO's landslide atlas of India, where it was ranked as 13th among the 147 districts across 17 states and 2 union territories. So this landslide atlas of India was prepared by National Remote Sensing Center of ISRO. It covered 147 districts in 17 states and 2 union territories. And the geospatial landslide inventory database includes approximately 80,000 landslides, which were mapped between 1998 to 2022. Okay, so the mapping utilized high to very high resolution satellite data. The data was also used to rank districts based on their exposure to landslides. So what are the key findings? Uttarakhand, Kerala, Jammu Kashmir, etc., reported the highest number of landslides between this period, and Mizoram, of course, topped the list. Uttarakhand is at second number, as we are seeing that it is also being exposed during the land subsidence events reported from Joshimath since January. Kerala has been consistently reporting massive landslides since it suffered the century's worst floods in 2018. And which is the most vulnerable district? The Rudraprayag district of Uttarakhand is the most vulnerable district to landslides among all the 147 vulnerable districts covered in this report. Okay,
So the next topic is Bharatiya Vayuyan Vidhayak Bill 2024. This topic is important for your governance section. Ministry of Civil Aviation has tabled the Bharatiya Vayuyan Vidhayak Bill 2024, which replaces the Aircraft Act of 1943. This act ban has been amended several times, and as a result of numerous amendments, there is a need to address the ambiguities and confusions which are still experienced by the stakeholders. So this proposed legislation will bring the radio telephone operator restricted certificate and license testing process from the Department of Telecom to the DGCA. This would ease the process for pilots who have to file or who have to take this certification, and now they will be issued these certificates from just one authority. This will also empower the central government to implement the convention relating to international civil aviation. It will also provide for payment of compensation for loss or damage in such a manner as provided under the Act. It will also provide for appeals against matters related to compensation, licenses, certificates, approvals, adjudication of penalties, and it will also provide for imprisonment, fines or penalties for contravention of the provisions of this act. So government has changed the definition of what qualifies as an aircraft with balloons and gliders removed. The bill also empowers the central government to make rules for regulating the design, manufacture, maintenance, possession, use of any or import of any aircraft or class of aircraft, and even for securing the safety of aircraft operations. This new bill will also be giving more powers to DGCA, BCAS, and the AAIB. Okay, so it will also empower the central government or any officer to suspend, cancel, or restrict any license or certification granted under this act. A concept of second appeal has also been made under this act against any order which has been passed previously. Okay. So the next topic is National Pharmaceutical Pricing Authority. This topic is important for your governance section. So Union Minister of State for Chemical and Fertilizers has informed Rajya Sabha that many pharma companies have received notices from the NPPA, and the government has recovered 73 crore rupees in violation of the Drug Price Control Order. So what is NPPA? It was set up in 1997 to fix and revise the prices of controlled bulk drugs and formulations, and to enforce prices and availability of the medicines in the country under the Drugs Prices Control Order 1995. Basically, it's an independent regulator for pricing of drugs. It also enforces the provisions of the Drugs Price Control Order. It also deals with legal matters arising out of the decisions of the authority. It monitors the availability of drugs, identifies shortages, and take remedial steps. It also collects, maintains data on production, exports and imports, etc. And it is an attached office of the Department of Pharmaceuticals under the Ministry of Chemicals and Fertilizers. So remember that it is not under the Ministry of Health and Family Welfare. So the next topic is National Apprenticeship Training Scheme. This topic is important for your governance section. So recently, Union Education Minister has launched this National Apprenticeship Training Scheme 2.0 portal and has disbursed 100 crore rupees stipends to apprentices through the DBT mode. What is National Apprenticeship Training Scheme? It is one of the flagship programs of Government of India for skilling Indian youth in trade disciplines. This scheme under the provisions of the Apprenticeship Act of 1961, which was amended in 1973. It offers graduate diploma students and vocational certificate holders practical hands-on job training based on skilling opportunities. So it can be between the time periods of 6 months to 1 year, and the apprentices are also paid a stipend amount for the same. At the end of the training period, the apprentices are issued a certificate of proficiency also. There is no guarantee of employment after completion of training as an apprentice. So what is National Apprenticeship Training Scheme 2.0 portal? It facilitates the registration and application process for apprenticeships, allowing the industries to manage vacancies and contracts. It also provides young graduates and diploma holders with essential employability skills. It also manages the entire apprenticeship life cycle, including student registration, vacancy advertisements, etc. It has been developed by the Ministry of Education with AICTE and Board of Apprenticeship Training or Practical Training. Okay. So the next topic is Parkinson's disease. This topic is important for your social issues. So researchers have recently said that a higher than expected prevalence of gene mutations in Parkinson's disease patients indicate that genetic testing should be offered to them more broadly. So what is Parkinson's disease? It's a progressive neurological disorder which affects the nervous system and the parts of body controlled by the nerves. It is a condition in which a patient has limited or no control over his movement and body balance. The risk of developing Parkinson's disease
naturally increases with age. Many studies have also suggested that men are more likely to be affected by Parkinson's than women. It is caused by the degeneration of nerve cells in the part of the brain called the substantia nigra, which controls movement. These nerve cells die or become impaired, losing the ability to produce an important chemical called dopamine. Parkinson's disease symptoms can be very different for everyone. Like for some people, there can be tremors, but for some people, there can be difficulty in swallowing, chewing, speaking, urinary problems, constipation, skin problems, depression, etc. Currently, there is no blood test or lab test to diagnose this Parkinson's disease. There is no cure for this disease, but treatments, of course, can help significantly improve the symptoms. So the next topic is exercise Tarang Shakti. This topic is important for your security section. So India will be hosting the international air exercise Tarang Shakti in two phases, taking place in Tamil Nadu and Rajasthan. It is the largest international air exercise ever conducted in India, with invitations being extended to 51 countries. Out of them, 30 have confirmed their presence. So this exercise aims to strengthen strategic relations with our friends, and that's why we have invited friendly foreign countries with whom IAF interacts regularly. So, in the first phase, the exercise will be conducted in Tamil Nadu, in which France, Germany, Spain, and UK will participate. In the second phase, the exercise will be conducted in Jodhpur, and Australia, Bangladesh, Greece, Singapore, UAE, and US will participate with their assets. So the next topic is LCA Tejas, or Light Combat Aircraft Tejas. This topic is important for your security section. So Indian Air Force is grappling with significant delays in the delivery of a Tejas light combat aircraft from the straight-run HAL, or Hindustan Aeronautics Limited. So it's a 4.5 generation single-seat supersonic multi-role fighter aircraft. DRDO's Aeronautical Development Agency has led the design of this aircraft, with the HAL working as the prime industrial contractor. It entered into service with Indian Air Force in July 2016, and it has three production models: Tejas Mark 1, Mark 1A, and trainer variant. It is the smallest and lightest in its class of contemporary supersonic combat aircraft. It has been powered by a single updated General Electric engine. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.